हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट के बारे में। लास्ट क्लास हमने देखा था कि जब सीडीएम चल रहा था और सीडीएम को बंद करवाने के लिए बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए थे बिटवीन लॉर्ड इरविन एंड महात्मा गांधी। उसी संदर्भ में जब हमने पढ़ा था इरविन का डिक्लेरेशन, तो उस समय बोला गया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट कराए जाएंगे जहां पे ब्रिटिश और इंडियन दोनों ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन में रहे। तो देखते हैं क्या होता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, और उसके बाद कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर फॉर टुडे। स्टार्ट करते हैं तुम्हारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। तो इस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन रहते हैं और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं, तो यहाँ पर जब वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जो थे उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। और ये लोग मिलके एग्री करते हैं कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराएंगे, क्योंकि ऐसा रिकमेंडेशन दिया गया था तुम्हारा सैमन कमीशन का रिपोर्ट में। और एक्चुअली रिपोर्ट जो था सैमन कमीशन का, दैट वाज फाउंड इनएडिक्वेट। उसमें जो रिकमेंडेशंस दिए गए उससे एग्री नहीं कर रहे थे लोग। तो बात उठता है कि चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आता है, इसमें सब मिल बैठेंगे और डिस्कस करेंगे क्या होना चाहिए। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड होता है एक के बाद एक। तो उनके कुछ हाइलाइट्स को हम लोग देखेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट आरटीसी से, फिर सेकंड, फिर थर्ड आरटीसी देखेंगे। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये लंदन में हुआ था बिटवीन नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 के बीच में। और जो चेयर पर्सन थे, जो चेयर कर रहे थे, वो थे खुद ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये पहला कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था बाय द ब्रिटिश और इंडियंस, जहाँ पे उन्हें इक्वल दर्जा दिया गया था इंडियंस को। कांग्रेस एक्चुअली रिफ्यूज कर दी थी टू अटेंड फर्स्ट आरटीसी, क्योंकि दिल्ली मैनिफेस्टो को लॉर्ड इरविन ने रिजेक्ट कर दिया था और बोल दिया था कि कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देने का कोई इरादा नहीं है और ना ही ऑब्जेक्टिव क्लियर किया गया था। लेकिन कांग्रेस तो अटेंड नहीं की, लेकिन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, हिंदू महासभा, सिख, पारसी, ये लोग पार्टिसिपेट किए थे लंदन जाके। मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट की थी, और मुस्लिम लीग को जो प्रेजेंट कर रहे थे फर्स्ट आरटीसी में उनका नाम था आगा खान थर्ड। वुमेन्स लोग का भी रिप्रेजेंटेशन था, और जो लीड की थी वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन को, उनका नाम था राधा बाई सुब्रमण्यम। उसके बाद बात तो करते हैं वुमेन्स के बाद डिप्रेस्ड क्लास, उनका भी रिप्रेजेंटेशन था तुम्हारा। तो डिप्रेस्ड क्लास यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेड हुए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, दैट वाज बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अगर आउटकम का बात करें कि फर्स्ट आरटीसी का आउटकम क्या रहा, तो कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाते फर्स्ट आरटीसी में, क्योंकि कांग्रेस एब्सेंट थी। एक छोटा-मोटा एग्रीमेंट होता है और इसमें एग्री होता है कि इंडिया को हम लोग एक फेडरेशन बनाएँगे। फेडरेशन मतलब ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स मिला के एक कंट्री वाला। लेकिन कुछ ज़्यादा किया नहीं जाता है टू इम्प्लीमेंट ये जो फेडरेशन के इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बाद भी भारत में कंटिन्यू रहता है। तो फाइनली एज अ रिजल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट आरटीसी के बाद यह रियलाइज करती है कि कांग्रेस का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है अगर डिसाइड करना है फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट आर्टिकल। अब देखते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। ये भी लंदन में हुआ था बिटवीन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच में। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें कांग्रेस भी पार्टिसिपेट की और बाकी सब लोग भी पार्टिसिपेट किए थे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकंड आरटीसी से ही आता है। तो कांग्रेस विथ ऑल अदर स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी, और उनको असिस्ट कर रहे थे ए रामास्वामी अयंगर और मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ का अगर आउटकम का बात करें सेकंड आर्टिस्ट में आउटकम क्या हुआ, तो देयर वाज लैक ऑफ एग्रीमेंट अमंग डेलीगेट इंडियंस ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव्स हैव नो सब्सटेंशियल रिजल्ट। अब क्या हुआ था कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स थे, जैसे कि मुस्लिम लीग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इधर गांधी। तो ये लोग आपस में ही कोई सहमति नहीं बना पाया। सहमति नहीं बनाने के कारण क्या हुआ, कोई रिजल्ट ही नहीं आ पाता है सेकंड आरटीसी का भी उतना ज्यादा। लेकिन कुछ-कुछ छोटा-मोटा एग्रीमेंट होता है, जैसे कि बताया जाता है कि यहाँ पे चलो 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनेगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनेगा और सिंध फाइनली बनेगा। एक इंडियन कंसल्टेटिव कमिटी का गठन होगा फॉर इंडियन कंसल्टेशंस, अगर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करना है तो। ए प्रोस्पेक्ट ऑफ यूनिलैटरल कम्युनल अवार्ड इफ इंडियंस फेल टू एग्री ऑन कॉमन टर्म्स। अब क्या था कि
डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले डिप्रेस्ड क्लास को भी, लेकिन गांधी जी इसके अगेंस्ट थे और दोनों एक सहमति पे नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ठीक है, अगर आप लोग एक सहमति पे नहीं आओगे तो हम फाइनल डिसीजन ले लेंगे और कम्युनल अवार्ड यानी सेपरेट इलेक्टोरेट तुम्हारा दे देंगे डिप्रेस्ड क्लास को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिफ्यूज टू कंसीड द बेसिक इंडियन डिमांड ऑफ फ्रीडम, और जो इंडियन डिमांड कर रहे थे फ्रीडम, उसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं करती है, बोलती नहीं देंगे। तो दिस वाज अबाउट सेकंड आरटीसी। देखते हैं थर्ड आरटीसी में क्या हुआ। थर्ड आरटीसी भी लंदन में हुआ था बिटवीन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच में, और थर्ड आरटीसी भी कांग्रेस अटेंड नहीं करती, ना ही गांधी जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ब्रिटिश लोग बुड़बक बना रही है फर्स्ट और सेकंड आरटीसी जैसे। तो इट वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडियन लीडर्स, भी थर्ड आरटीसी को इग्नोर कर दिए थे, क्योंकि बहुत सारा पॉलिटिकल चेंजेस आ चुका था उस वक्त तक ब्रिटेन में, और बहुत लिटिली अचीव होता है तुम्हारा थर्ड आरटीसी में, जैसे कि फर्स्ट और टू में भी बहुत छोटा छोटा कुछ अचीव हुआ, उसी तरह थर्ड आरटीसी भी वैसा ही रहा। कुल मिला के तीनों आरटीसी लगभग लगभग फेल था। जो थर्ड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन आया, इसे पब्लिश किया जाता है, एक व्हाइट पेपर रिलीज किया जाता है मार्च 1933 में, और डिबेट किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाद में। तो एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी को फॉर्म किया जाता है जो एनालाइज करेगा कि रिकमेंडेशंस एंड फॉर्मुलेट ए न्यू एक्ट फॉर इंडिया। रिकमेंडेशंस इस आरटीसी का को एनालाइज करेगा और नया एक्ट जो आएगा 1935 का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसके लिए रिकमेंडेशन करेगी। तो ये कमिटी फाइनली अपना बिल प्रोड्यूस करती है फरवरी 1935 में, जिसे इन्फोर्स किया जाता है एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और जुलाई 1935 में इसे रखा जाता है। तो जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आरटीसी था सेकंड, क्योंकि वहां पे सभी का पार्टिसिपेशन था, तो वो फेल क्यों रहा? एक्चुअली तो तीनों फेल रहा लगभग लगभग, बट वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड आरटीसी। तो जो लेबर पार्टी का गवर्नमेंट था उस वक्त ब्रिटेन में, एक्चुअली उसकी सरकार चली गई थी, और एक कोलिशन यानी गठबंधन का सरकार आया था तुम्हारा, किसके किसके बीच में, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल एक्चुअली अपोज कर रहे थे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को भारत में होने से। और लॉर्ड इरविन जो वाइस रॉय थे उन्हें भी हटा दिया गया था, उनके जगह नए वाइस रॉय लॉर्ड विलिंगडन आए थे, जो कि कंजर्वेटिव्स के इशारे पे नाच रहे थे। वही दूसरी तरफ गांधी का जो डिमांड था स्पेशली ऑन क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना जाना चाहिए, और अंबेडकर इसको अपोज कर रहे थे और कोई एग्रीमेंट पे इंडियंस नहीं आते हैं। तो क्या हुआ था, इस तरह इंडियन फेडरेशन वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय अंदर इंडियन डेलीगेट्स। गांधी जो भी बोलते थे उसको हमारा बिजनेसमैन लोग जो वहां पे बैठे हुए थे, जो अम्बेडकर लोग बैठे थे, उसको खारिज कर देते थे, और गांधी का एक तरह से डिफीट था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो एक तरह से फेल्योर हो जाता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी फाइनली डिसाइड करती है 29 दिसंबर 1931 को कि जो इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग जो सीडीएम को बंद कर दिया गया था, उस सीडीएम को फिर से रिज्यूम कर दिया जाता है। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स अब सोचते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट जो है उसके कारण इरविन एक तरह से झुक गए थे, लोग मानते थे कि हैड रेज्ड पॉलिटिकल प्रेस्टीज ऑफ कांग्रेस, और पॉलिटिकल प्रेस्टीज जो कांग्रेस का वो बढ़ा दिया था गांधी इरविन पैक्ट, और ब्रिटिश का प्रेस्टीज जो है वो अंडरमाइंड हो गया था। हेंस द ब्रिटिश वेयर डिटरमाइंड, ब्रिटिश डिटरमाइन हो जाता है कि अब ये जो कुछ भी हुआ ट्रेंड कि अब कांग्रेस ऊपर से ब्रिटिश नीचे, इसको रिवर्स करना है, और इसके लिए तीन कंसिडर अपने पॉलिसी में तीन चेंजेस लाती है ब्रिटिशर्स। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस अपने पॉलिसी अपने तरीके में लाती है ताकि ब्रिटिशर्स का प्रेस्टीज को बचाया जा सके फ्रॉम कांग्रेस। अब ये डिसाइड होता है कि गांधी इससे पहले कोई मूवमेंट स्टार्ट करे, मूवमेंट का प्रिपरेशन स्टार्ट करे और कोई टेम्पो बिल्डअप करे मास मूवमेंट का, उससे पहले उनको अरेस्ट कर लेना है, उनको हटा देना है लाइन से। गुडविल ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का गुडविल ब्रिटिश के लिए इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन क्या रिक्वायर्ड है ब्रिटिशर्स के लिए कि कॉन्फिडेंस ऑफ ग्रुप्स हु सपोर्टेड ब्रिटिश इन आरटीसी अगेंस्ट कांग्रेस वाज वेरी एसेंशियल। अब देखो जितने बिजनेस ग्रुप थे, डिप्रेस्ड क्लास वाले लोग थे, वो लोग ब्रिटिश का साथ दे रहे थे और गांधी के अगेंस्ट हो गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन में। तो ब्रिटिशर्स सोच रही थी तो गांधी को हम लोग क्यों देखें, क्यों नहीं हम यही लोग को खुश करते हैं इधर। तो इसलिए कांग्रेस को बोलती है एसेंशियल नहीं है, बाकी लोग एसेंशियल है। द नेशनल मूवमेंट वुड बी अलाउड टू कंसोलिडेट इटसेल्फ इन रूरल एरियाज। अब नेशनल मूवमेंट को क्या कर देना, कॉन्फाइन कर देना केवल रूरल एरियाज तक है, क्या कॉन्फाइन नहीं करना, सॉरी, मतलब रूरल एरियाज उस समय इंडिया में बहुत ज्यादा थे और उनका पावर बहुत ज्यादा था, तो रूरल एरियाज तक कैसे भी नेशनल मूवमेंट को जाने नहीं देना। अब सीडीएम जब रेज्यूम हो चुका है और वाइस रॉय होते हैं कौन, विलिंगडन,
तो गांधी जी से वो मिलने से इनकार कर देते हैं एंड जनवरी 4 1932 को उन्हें फिर से गांधी जी को अरेस्ट कर दिया जाता है और यरवड़ा जेल भेज दिया जाता है। तो फिर देखते हैं ये जो सीडीएम फिर से रिज्यूम हुआ, इसमें गवर्नमेंट एक्शन क्या था और पीपल का रिस्पॉन्स क्या था। तो कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो था कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, नेशनल लेवल पे था। तो ये जितना सारे लेवल पे कांग्रेस थे सभी लेवल पे इसे बैन कर दिया गया था। बहुत लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। प्रॉपर्टीज जो था उसे कॉन्फिस्टिकेट कर लिया जाता था। प्रेस और नेशनलिस्टिक लिटरेचर को बैन कर दिया जाता। यहाँ तक कि गांधी के आश्रम तक को ऑक्युपाई कर लिया गया था। और रिप्रेशन जो था दैट वाज पर्टिकुलरली हार्श ऑन वुमेन। वुमेन को नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा, उनके ऊपर काफी हार्श एक्शन लिया जा रहा था बाय द ब्रिटिशर्स। और जितना रिप्रेस किया जा रहा था उतने ही लोग गुस्सा हो रहे थे, दे रिस्पोंडेड विद एंगर, लेकिन वो अनप्रिपेयर्ड थे किसी भी एक्शन के लिए। तो रेस्पॉन्स क्या था? मैसिव था, करीब करीब 80,000 पीपल वेयर जेल्ड। लेकिन ये जो फेज ऑफ सीडीएम था ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पहले तो गांधी और बाकी लीडर को अरेस्ट करके लिए अंदर दे दिया गया ताकि कोई टेम्पो ही बिल्ड ना हो पाए मूवमेंट के लिए, और मासेस जो था वो भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं। फाइनली अप्रैल 1934 में गांधी डिसाइड करते हैं कि सीडीएम को कंप्लीटली विड्रॉ करो क्योंकि वायलेंस बहुत हो रहा था। और क्योंकि और ऊपर से तुम्हारा ब्रिटिश गवर्नमेंट भी काफी सप्रेशन कर रही थी, काफी ब्रूटल सप्रेशन कर रही थी, लेकिन फिर भी लोग जो है पॉलिटिकल फेथ कांग्रेस में नहीं हुए। भले कांग्रेस को दबा दिया गया हो मारपीट करके बाय द ब्रिटिशर्स, लेकिन फिर भी लोगों को भरोसा था कांग्रेस के ऊपर। तो कह सकते हैं यहाँ पे दे हैड वोन फ्रीडम इन देयर हार्ट्स, मतलब लोग आजादी पा चुके थे अपने दिलों में। इसी बीच कम्युनल अवार्ड होता है। देखते हैं क्या था कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड जो एक्चुअली है दैट वाज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ऑन अगस्त 16 1930। अब अवार्ड जो था दैट वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ इंडियन फ्रेंचाइजी कमिटी या फिर लोदियन कमिटी के रिकमेंडेशन के ऊपर दिया गया। क्या था कम्युनल अवार्ड? ये था कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा और रिजर्व सीट दिया जाएगा, माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट, रिजर्व सीट और माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। ये सब डिप्रेस्ड क्लास को दिया जाएगा। अब जो अवार्ड दे दिया गया इसके तो अपोज में थे गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो लोग बोले थे कि अगर अंबेडकर और गांधी एक फ्लोर पे नहीं आए, एक डिसीजन पे नहीं आए, तो ब्रिटिश जो है कम्युनल अवार्ड दे देगी, और वही हुआ। अब अवार्ड वाज परसीव्ड बाय कांग्रेस एज ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। कांग्रेस इसको देखती थी कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसे हिंदू से डिवाइड करना चाहती है और हिंदू से लड़वाना चाहती है, और डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी के तहत देख रही थी कांग्रेस इस अवार्ड। तो थोड़ा पीछे जाके देखते हैं क्या होता है कम्युनल अवार्ड होने से पहले। बी आर अम्बेडकर क्या किए थे? स्ट्रेस करते थे कि हाँ डिप्रेस्ड क्लास को क्या देना चाहिए, एक डिस्टिंक्ट ट्रीट करना चाहिए, मतलब हिंदू से अलग ट्रीट उन्हें करना चाहिए। डिप्रेस्ड क्लास वही क्लास हो गए एग्रीकल्चरर, लेबर, जो अनटचेबल्स थे वो लोग। सो इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी सेपरेट फॉर द कास्ट हिंदूज, मतलब एक माइनॉरिटी कास्ट हो जो कि हिंदू से अलग हो, ऐसा चाहते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, मतलब वो सिर्फ अपने कास्ट वालों को ही वोट दें। लेकिन साइमन कमीशन जो है इस डॉक्टर अंबेडकर के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दी थी ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। बट हमने देखा था कि सेकंड आरटीसी में अंबेडकर फिर से ये क्वेश्चन रेज किए थे इश्यू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास के लिए, लेकिन गांधी यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके थे कि वही सोल रिप्रेजेंटेटिव है इंडियंस ऑपरेस्ड मास का, और अंबेडकर जो है गांधी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिए थे। और सच ए सिचुएशन में ऐसा जब कॉन्फ्रंटेशन हो गया था तो मैकडोनल्ड ऑफर किए थे कि हम मीडिएट करते हैं दोनों के बीच में, और इसी मीडिएशन का आउटकम क्या था? तुम्हारा कम्युनल अवार्ड। तो अब देखते हैं कम्युनल अवार्ड का प्रोविजन क्या क्या था। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कम्युनल अवार्ड, माइनॉरिटीज और जो डिप्रेस्ड क्लास थे उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है 20 साल तक के। उनके लिए सीट्स जो था वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके ऊपर? कम्युनल बेसिस के ऊपर, कास्ट के ऊपर। द डिप्रेस्ड क्लास वेयर अकॉर्डेड विद स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया गया। प्लस डिप्रेस्ड क्लास को क्या मिल गया? 2 गो वोट डालने का अधिकार मिल गया, डबल वोट। एक तो थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट कि अपने वाले को डालो, और दूसरा थ्रू जनरल इलेक्टोरेट भी मिल गया था। कांग्रेस क्या करती है? क्या कांग्रेस एक्सेप्ट करती है इस कम्युनल अवार्ड को? तो कांग्रेस का स्टैंड ये था कि ना ही वो एक्सेप्ट करेगी ना ही वो रिजेक्ट करेगी, क्योंकि रिजेक्ट करेगी तो डिप्रेस्ड क्लास बोलेंगे कि कांग्रेस उनके खिलाफ है, और एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकती क्योंकि वो उनके प्रिंसिपल के ही अगेंस्ट था। तो नेशनलिस्ट क्या करते हैं? अपोज करते हैं इस मूव को और ट्रीट करते हैं डिप्रेस्ड क्लास एज ए सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी फॉर हिंदूज। नेशनलिस्ट बोलते हैं कि
हिंदू से अलग क्यों मानना इनको, ये लोग हिंदूज में ही है, तो ये लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि ये डिप्रेस्ड कास्ट हिंदू से अलग है। गांधी का व्यू क्या था, वो देख रहे थे कि कम्युनल अवार्ड जो है एक तरह से अटैक था इंडियन यूनिटी और नेशनलिज्म, मतलब इंडियन यूनिटी को तोड़ने वाला चीज था। वह बोलते हैं कि एक बार डिप्रेस्ड क्लास को एज ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिटी देखा जाए, कि हिंदू से अलग देखा जाए, पॉलिटिकल यूनिटी एज अलग कर दिया जाए, तो जो क्वेश्चन है कि हमें अनटचेबिलिटी हटाना है, वो कभी नहीं हट पाएगा, क्योंकि हम उसको हमेशा सेपरेट ही देखते रह जाएंगे फिर। एंड और जबकि बाद में क्या होगा, इट वुड फर्दर इंश्योर दैट अनटचेबल्स रिमेन अनटचेबल्स, और जो अनटचेबल है वो हमेशा के लिए अनटचेबल रह जाएंगे अगर उन्हें अलग कर दिया गया तो, क्योंकि हम हमेशा माइंड में बैठ जाए कि ये लोग अलग है, ये हिंदू कम्युनिटी में नहीं है। सो गांधी फाइनली डिमांड करते हैं कि ये जो डिप्रेस्ड क्लास है शुड बी इलेक्टेड थ्रू जॉइंट इलेक्टोरेट, सेपरेट हटाओ, उन्हें एक साथ वोटिंग राइट, एक जैसा सब कुछ दो। बट ही डिड नॉट oblige टू ए लार्जर नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर दिस क्लास, बोलते ठीक है तुम रिजर्वेशन दे दो उनको, लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट दो। और अपने डिमांड को फुलफिल कराने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, चले जाते हैं, बोलते हैं अनिश्चित काल तक हम फास्टिंग करेंगे ऑन सितंबर 20 1932 तक, और वो फास्टिंग पे चले जाते हैं। फाइनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एमसी राजा और मदन मोहन मालवीय एक साथ आते हैं ताकि कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जा सके गांधी जी के साथ, और उसी कॉम्प्रोमाइज को बोलते हैं हम लोग पूना पैक्ट। तो लेट्स स्टडी अबाउट पूना पैक्ट। सो ऑन 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट साइन किया जाता है बाय डॉक्टर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, ताकि वो अबेंडन कर सके अपना आइडिया को सेपरेट इलेक्टोरेट वाला और डिप्रेस का, मतलब गांधी जी के आगे अम्बेडकर झुक गए। लेकिन जो सीट्स रिजर्व्ड था तुम्हारा डिप्रेस क्लास, उससे बढ़ा दिया जाता है 71 से 147 तुम्हारा स्टेट वाला में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी 18% ऑफ द टोटल सीट कर दिया जाता है। सो पूना पैक्ट फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट एज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड, मतलब अम्बेडकर एग्री कर गया, ठीक है हटाओ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो गांधी बोल रहे हैं मान लो। सो द पैक्ट डिस्पाइट गिविंग पॉलिटिकल राइट्स टू डिप्रेस्ड क्लास, ये पैक्ट क्या था, एक तरह से पॉलिटिकल राइट मिल गया डिप्रेस्ड क्लास को फिर से, लेकिन जो उसके पीछे था कि उनका जो रिप्रेशन हो रहा था, उनके खिलाफ जो अनटचेबिलिटी हो रहा था, उसको हटाने का मोटिव था, वो नहीं हो पाता है। तो द गोल ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास वाज नॉट अचीव्ड। इट मेड देम पॉलिटिकल टूल, वो क्या बन गए, बस एक पॉलिटिकल खिलौना बन गए, टूल बन गए ऑफ मेजोरिटोरियन एंड मेड डिप्रेस्ड क्लास लीडरलेस। मतलब अब क्या था कि अगर कोई कम्युनिटी है वैसा कि मान लो एग्रीकल्चर कम्युनिटी ही है, तो एग्रीकल्चर कम्युनिटी से कोई अगर खड़ा होगा, क्योंकि सीट रिजर्व में खड़ा हो गया, लेकिन वोट तो सारे लोग देंगे, क्योंकि अब जॉइंट इलेक्टोरेट हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट हट गया, तो किसे जीतेगा, ऑब्वियसली जो मेजोरिटी में है हिंदूज है उनसे, तो ऑब्वियसली वो लीडर किसके इशारों पे नाचेगा, मेजोरिटोरियन के। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि वो एक पॉलिटिकल खिलौना बन गए, तो जिसे भी हिंदू कास्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता था, इन डिप्रेस क्लास में भी भले ही सीट रिजर्व हो वही जीतते थे। इसके कारण क्या हुआ, उन्हें फाइनली क्या हुआ, वही पुराना ब्राह्मणिकल ऑर्डर में सबमिट करना पड़ा, और एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तुम्हारा आइडियल सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस नहीं मिल पाता है इन डिप्रेस्ड क्लास। So the system of joint electorates deprived the scheduled caste of the right to send true and effective representative। इसके कारण क्या हुआ, जो उनका सही मायने में उनको अपलिफ्ट कर सकता था पार्लियामेंट में, वो व्यक्ति वहां एमपी बन के जा ही नहीं पा रहा है। इवन आफ्टर साइनिंग द पूना पैक्ट साइन भले ही कर दिए हो डॉक्टर अम्बेडकर, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड भले ही खींच लिए हो, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे थे कि हम पूना पैक्ट को हटा देंगे, डिनाउंस कर देंगे अंटिल 1947। इसी बीच अनटचेबिलिटी वगैरह को हटाने के लिए जो भी चीज हो रहा था सोसाइटी में, गांधी जी एक कैंपेन करते हैं दैट इज नोन एज गांधीज हरिजन कैंपेन। तो जो डिप्रेस्ड क्लास शब्द है दैट वाज यूज्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लेकिन गांधी क्या बोलते थे, इन्हीं को हरिजन बोलते थे, हरि का जन, मतलब क्या होते थे, किसके लोग, हरि के, हरि भगवान जो है उनके लोग। तो गांधीज डिटर्मिनेशन टू अंडू गवर्नमेंट्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो नहीं चाहते थे कि जो गवर्नमेंट ने रचा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो लागू हो, इसलिए वो लॉ अगर लागू भी हो गया तो उसे हटाना चाह रहे थे। इसलिए वो लॉन्च करते हैं कैंपेन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी अपने यरवड़ा जेल में ही, उस वक्त पूना पैक्ट भी यरवड़ा जेल में ही साइन हुआ था क्योंकि वो जेल में थे। और फिर जब यरवड़ा जेल से छूटते हैं वो अगस्त 1933 में, तो आउटसाइड जेल भी हरिजन कैंपेन वो कंडक्ट करते हैं।
गांधी जी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाए थे तुम्हारे सितंबर 1932 में, और एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे वीकली हरिजन नाम का, जनवरी 1933। तो जब वो आफ्टर हिज रिलीज, जब वो रिलीज हो गए जेल से, तो वह वर्धा आश्रम चले गए थे, साबरमती आश्रम ना जाके वर्धा आश्रम चले गए थे। क्योंकि जो 1930 का प्लेज था गवर्नमेंट, तुम्हारा इंडिपेंडेंस प्लेज गांधी जी का, उसमें उन्होंने बोला था कि अब जब तक स्वराज ना अचीव हो जाए, जब तक इंडिपेंडेंस ना मिल जाए भारत को, वो साबरमती आश्रम में कदम तक नहीं रखेंगे, और वो वर्धा आश्रम इसीलिए चले जाते हैं। और फिर वर्धा से वह यह कैंपेन स्टार्ट करते हैं और हरिजन टूर कंडक्ट करते हैं, बहुत गांव-गांव जाते हैं। नवंबर 33 से जुलाई 1934 तक करीब-करीब 20,000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और प्रोपागेट करते हैं रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। और इस कैंपेन के दौरान जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी और जो एलिमेंट्स थे, बहुत लोग कट्टरपंथी वाले लोग थे, हिंदू वाले, वो लोग उनको अटैक भी कर रहे थे। और इसी वक्त गांधी जी बोलते हैं कि हिंदुइज्म डाइज इफ अनटचेबिलिटी लिव्स, एंड अनटचेबिलिटी हैज टू डाई इफ हिंदुइज्म इज टू लिव। गांधी जी ये कहते हैं कि अगर हिंदुइज्म को जिंदा रखना है तो अनटचेबिलिटी को मारना होगा, और अनटचेबिलिटी को मारना होगा क्योंकि हमें हिंदुइज्म को जिंदा रखना है। So gradually the campaign carried the message of nationalism। ये कैंपेन केवल अनटचेबिलिटी नहीं, नेशनलिज्म का भी मैसेज कैरी करती है इन हरिजन लोगों के पास, जो कि मोस्टली क्या थे, एग्रीकल्चर लेबरर्स थे। और इस कैंपेन के कारण क्या हुआ, देयर वाज इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन द नेशनल एंड पीजेंट मूवमेंट। आगे जो नेशनल और पीजेंट मूवमेंट होगा उनमें इन लोगों का पार्टिसिपेशन का भी बढ़ जाता है, इनका भागीदारी काफी ज्यादा होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। So any doubt you can comment me. Otherwise, thank you for watching my lecture.